दोस्तों, हाल ही में मैंने एक रिवेंज क्राइम थ्रिलर मूवी देखी है जिसमें एक छोटा सा गांव छोड़कर एक बहरा पिता अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए चेन्नई के बड़े शहर में कदम रखता है। गांव की सादगी से निकलकर शहर की भीड़, संघर्ष और तेज रफ्तार की जिंदगी, इन सब में खुद को ढलना इतना आसान नहीं होता। हर दिन नई चुनौतियां सामने आती है, लोगों की सोच, आर्थिक मुश्किलें और अकेलेपन का बोझ। लेकिन एक पिता अपने बेटे की पढ़ाई और उसके भविष्य के लिए हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार है। पर इसी दौरान बाप बेटे की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आता है जिससे कि उनकी दुनिया ही पलट जाती है। उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे कि ये लोग किसी का खून करने के लिए भी तैयार हो गए हैं? तो यही देखेंगे हम आज की इंटरेस्टिंग कहानी में, जिसका नाम है वलामई। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें एक बाप बेटी को दिखाया जाता है। पिता का नाम होता है श्रवण और उसकी 14 साल की बेटी का नाम होता है भूमि। हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पर कुछ जरूरी बातें कर रहे हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि अगले आने वाले शनिवार को ये लोग किसी की हत्या करने वाले हैं। तो अब सवाल ये है, ये किसकी हत्या करने वाले हैं और क्यों? इनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था? तो वही दिखाने के लिए कहानी जाती है कुछ दिन पहले। अब रात के अंधेरे में हम देखते हैं श्रवण अपनी बेटी भूमि को लेकर अपने गांव से चेन्नई के शहर की तरफ निकलता है। यहाँ वो हमें बताता है कि कुछ साल पहले श्रवण की सेल्वी नाम की एक महिला के साथ गांव में शादी हुई थी। फिर 2 साल के बाद उन्हें भूमि हुई, लेकिन फिर उसके 4-5 साल बाद श्रवण की पत्नी सेल्वी का पैर फिसलने की वजह से वो कुएं में गिर गई और उसकी वहीं पर मौत हो गई। इस घटना की वजह से श्रवण और उसकी बेटी बहुत दुखी हुए, लेकिन फिर जिंदगी को आगे बढ़ाते हुए श्रवण ने अपनी बेटी की देखभाल करने लगा। पर उसके गांव में उतनी सुख सुविधा नहीं थी जिससे कि वो अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देकर उसे कामयाब बना सके। इसलिए अपनी बेटी को खूब पढ़ाकर उसे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए वो अपने छोटे से गांव से चेन्नई जाने का फैसला करता है कि वहीं शहर में कुछ काम धंधा देखकर वहां मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा। अब सुबह हो जाती है और ये लोग चेन्नई पहुंचते हैं। वहां के एक रिक्शा वाले से हेल्प मांगने पर उन्हें किराए के तौर पर एक रूम मिल जाती है। वो ऑटो वाला उन्हें घर दिखाने के लिए ले जाता है। अब वहाँ पर बस एक ही कमरा था और बाहर कॉमन टॉयलेट बाथरूम था। ऑटो वाला बताता है इसका किराया 3,500 रुपए है और बिजली का बिल तुम्हें अलग से भरना होगा। तो बताओ तुम्हें कमरा कैसा लगा? श्रवण कहता है कि अच्छा है, ये दीवार और पेड़ देखकर मुझे गाँव की फीलिंग आ रही है। तभी ऑटो वाला थोड़ा गुस्से में कहता है तुम्हें क्या लगा था यहाँ चेन्नई में आकर तुम्हें फुल फर्निश वाला फ्लैट मिलेगा? अरे यार, हम यहाँ पर दिन रात मेहनत करते हैं तब जाकर कहीं किराए के पैसे जमा कर पाते हैं। हम जैसे लोगों के लिए इतने बड़े शहर में रहना उतना आसान नहीं है। तुम्हारे जैसे मैं भी यहाँ 20 साल पहले आया था, लेकिन अब बस रिक्शा चला रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाया और जो कर्जा हुआ है बस उसे चुका रहा हूँ। यही हम जैसे लोगों की जिंदगी है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। देखो, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, तुम अपनी बेटी के साथ यहाँ चेन्नई के भरोसे आए हो, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो, ठीक है? चलो अब मैं चलता हूँ। लेकिन तभी श्रवण उसे कहता है भाई, अगर आपके पास कुछ काम हो तो मुझे बता देना, और मेरे बेटे के लिए स्कूल भी। ऑटो वाला कहता है हाँ ठीक है, मेरे पास एक काम है, तुम कल आकर मुझसे मिलना। अब ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी राजू नाम का एक लड़का दौड़ते हुए वहाँ पर आता है। उसके हाथ में एक बोतल होती है। वो इन लोगों से कहता है अगर यहाँ पर मुझे कोई ढूंढते हुए आए तो उनसे कहना कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। ऐसा कहकर वो छुप जाता है। फिर 5 मिनट के बाद निकलता है और पूछता है क्या वो यहाँ पर नहीं आया? और वैसे तुम लोग कौन हो? ऑटो वाला कहता है कि वैसे तुम कौन हो हमें सवाल पूछने वाले? राजू कहता है कि मैं यहाँ साइड वाले कमरे में रहता हूँ अपने दादाजी के साथ। फिर वो राजू इन लोगों से पूछताछ करने लगता है तुम लोग कहाँ से आए हो, तुम लोगों का नाम क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये लोग उसे कुछ नहीं बताते और उसे वहाँ से भगा देते हैं। फिर श्रवण कहता है ये कौन था? ऑटो वाला कहता है कि ऐसे लोग हर जगह पर घूमते रहते हैं, तुम उन्हें इग्नोर करो, बस तुम अपना और अपनी बेटी का ध्यान रखो। ऐसा कहकर वो चला जाता है। अब रात को हम देखते हैं भूमि और उसका पिता सो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर भूमि को नींद नहीं आ रही थी। उसे चेन्नई में आकर थोड़ा डर लग रहा था कि आगे उनकी जिंदगी कैसे होगी। वो कहती है अगर माँ जिंदा होती है तो हमें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो अब श्रवण उसे एक कहानी सुनाता है कि एक आदमी भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन बगीचे में चलते वक्त उसे अपने पीछे कदमों के निशान दिखाई दिए। दरअसल भगवान उसके साथ साथ चल रहे थे। अब ऐसे एक दिन वो रेगिस्तान में मुश्किल में पड़ गया। उसने देखा कि यहाँ पर तो सिर्फ उसके पैरों के निशान दिख रहे हैं। उसे लगा कि मुसीबत के समय में भगवान ने उसे छोड़ दिया है, तो वो भगवान पर गुस्सा करने लगा। लेकिन तभी उसे भगवान की आवाज आई। उन्होंने कहा ये तुम्हारे पैर के निशान नहीं, मेरे पैर के निशान है। तुम्हें तकलीफ ना हो इसलिए मैं तुम्हें अपने गोद में उठाकर ले जा रहा हूँ। तो इस कहानी के जरिए वो बताना चाहता है कि हमें अपने कर्मों और भगवान पर विश्वास करना चाहिए, आगे हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। खैर, अब उसके अगले दिन हम देखते हैं ऑटो वाले की मदद से श्रवण को शहर में पोस्टर चिपकाने का काम मिल जाता है और उसकी बेटी भूमि का एक स्कूल में दाखिला भी हो जाता है। श्रवण के काम का मालिक उसे मोटरसाइकिल की चाबी भी देता है। फिर वो ऑटो वाला उसे कहता है फिलहाल तुम कुछ दिन ये काम करो, फिर थोड़े पैसे इकट्ठा करो और मेरे तरह रिक्शा ले लेना। मेरे तरह तुम भी रिक्शा का काम करके थोड़े ज्यादा पैसे कमा लोगे। इस तरह से अब उनकी जिंदगी चलने लगती है। लेकिन एक दिन श्रवण अपनी
बेटी को स्कूल में लेने के लिए जाता है। तो घर जाते वक्त भूमि उसे कहती है, पापा जब वो दोपहर को वॉशरूम गई थी तो वहाँ उसे खून आया। अब ये बात सुनकर श्रवण परेशान हो जाता है। वो तुरंत ही उसे वहाँ से एक लेडी डॉक्टर के पास ले जाता है। अब यहाँ डॉक्टर सुधा को बताता है कि दरअसल उसकी बेटी भूमि को पहले पीरियड आए हैं और उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले आया। डॉक्टर सुधा कहती है, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, चलो हम चेक करते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर एक शॉकिंग बात रिवील होती है। भूमि का चेकअप करने के बाद डॉक्टर तो बहुत ही टेंशन में आ जाती है। वो नर्स को बुलाकर भूमि को ऊपर वाले केबिन में ले जाने के लिए कहती है। अब ये देखकर श्रवण परेशान हो जाता है कि उसकी बेटी को ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं। अब ऊपर के केबिन में ले जाकर डॉक्टर फिर से अच्छे से चेकअप करती है। फिर भूमि को बाहर बैठने के लिए कहकर वो श्रवण को बताती है, देखिए ये बात मैं आपको कैसे बताऊं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैसे आपके साथ कौन कौन रहता है, क्या कोई और आदमी है? श्रवण कहता है कि नहीं, मैं और मेरी बेटी ही साथ रहते हैं। डॉक्टर बताती है, दरअसल आपके बच्चे के साथ किसी ने गलत काम किया है, हो सकता है कि वो आपके आसपास हो, स्कूल में किसी ने किया हो। क्या इसके बारे में आपकी बेटी ने आपसे कुछ कहा? श्रवण कहता है, नहीं, उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। डॉक्टर सुधा आगे बताती है, आपकी बेटी को किसी ने चॉकलेट या फिर नशे की दवाई खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है, इसलिए उसे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। और आप जैसा समझ रहे हैं ये पहले पीरियड की प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों ये बात सुनकर श्रवण तो शॉक हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो यहाँ पर पुलिस के पास जाने की बात करता है, लेकिन डॉक्टर उसे कहती है, जाना तो पुलिस के पास ही चाहिए, लेकिन क्या ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्योंकि आजकल तो कोई भी कानून को खरीद लेता है और आपकी बेटी से पुलिस इस घटना के बारे में पूछताछ करेगी। ना चाहते हुए भी उसे गलत सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और जब उसे पता चलेगा कि उसके साथ ऐसा घिनौना काम हुआ है तो वो इस घटना को कैसे हैंडल करेगी, उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा, जरा आप इसके बारे में भी सोचिए। फिर श्रवण कहता है, ये घटना कब हुई थी, क्या आप मुझे बता सकती है? डॉक्टर सुधा कहती है, पिछले 48 घंटे के अंदर ये सब कुछ हुआ है, यानी कि पिछले 2 दिन में। अब श्रवण रोने लगता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर भी वो हिम्मत करके वहाँ से अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन ले जाता है, लेकिन तभी वहाँ से एक आदमी बाहर निकलता है। 2 लोग उसे अपने केस के बारे में पूछते हैं तो वो आदमी कहता है कि इंस्पेक्टर को पैसे देने होंगे, तभी वो तुम्हारा काम अच्छे से देखेगा, यहाँ पर पैसे के बिना कुछ भी काम नहीं होता। अब श्रवण उन लोगों की बातें सुन लेता है तो उसे लगता है कि यहाँ पर उसे न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए वो अपनी बेटी को वहाँ से ले जाता है। अब ये दोनों घर पर आते हैं। श्रवण यहाँ दुखी बैठा होता है, तभी बैकग्राउंड में हमें बताया जाता है कि हमारे देश की रियलिटी ये है कि यौन शोषण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसी घटनाएं ज्यादातर 10 से 22 साल के बच्चों के साथ होती है और कुछ तो रिसर्च का डाटा बताता है पूरे देश में हर दिन 50 से 60 बच्चों को ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है और इसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत ही जरूरी हो गया है। खैर अब सुबह के 5 बजे दुखी मन से श्रवण पोस्टर चिपकाने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी बेटी भूमि उसे रोकते हुए कहती है, पापा डॉक्टर ने जो भी कहा था वो मैंने सुन लिया, अब हम इस पर क्या कर सकते हैं? श्रवण कहता है, मैंने पुलिस के पास जाने की भी कोशिश की थी। तो भूमि कहती है, पुलिस के पास जाने से क्या होगा, वहाँ जाकर तो लगता है कि वो हमारी मदद नहीं करेगी। तो श्रवण कहता है, बेटी हम इस शहर छोड़कर दूसरे शहर चले जाते हैं। लेकिन भूमि कहती है, पापा लोग तो हर जगह वैसे ही रहते हैं, हम कहाँ कहाँ भागते फिरेंगे। जिसने भी ये गलत काम किया है अगर हम उसे ऐसे ही जाने दे तो वो किसी और के साथ भी गलत काम करेगा। क्या आप उसे ढूंढकर सजा नहीं देना चाहते? श्रवण गुस्से में कहता है, मैं तो उसे पकड़कर जान से मारना चाहता हूँ। जिस पर भूमि कहती है, पापा जब भी मैं वॉशरूम जाती हूँ मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे रात में नींद नहीं आ रही, जब तक हम उसे ढूंढकर सजा नहीं देते तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा और हम उसका पता लगाकर उसे मार डालेंगे। तो श्रवण भी अपनी बेटी को गले लगा लेता है और कहता है, ठीक है हम वैसा ही करेंगे, हम बदला जरूर लेंगे। अब रात को हम देखते हैं श्रवण अपनी बेटी के साथ एक जगह पर पोस्टर लगा रहा होता है, तभी वहाँ पर पेट्रोलिंग करते हुए एक कांस्टेबल गुजर रहा होता है। वो उन्हें देखकर पूछता है, इतनी रात के तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? श्रवण अपने कान में सुनने की मशीन लगाता है क्योंकि दोस्त वो बहरा होता है। फिर वो कांस्टेबल से कहता है, सर मैं पोस्टर लगाने का काम करता हूँ और मेरे घर पर मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं उसे अपने साथ लेकर आया हूँ। अब इतने में दूसरे पुलिस ऑफिसर की कार उस रास्ते से गुजरने लगती है। वो इन लोगों को बात करते हुए देखता है। कांस्टेबल से कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, चलो इन्हें लेकर थाने पहुँच जाओ। तो वो कांस्टेबल उन लोगों को थाने ले जाता है। अब पुलिस स्टेशन के अंदर जाने के बाद वो ऑफिसर एक चोर को देखता है। वो उसे बहुत मारता है क्योंकि पिछली बार जब वो पकड़ा गया था तो वो सिर्फ चोरी कर रहा था, लेकिन इस बार ड्रग्स बेच रहा था। तभी वहाँ पर वो कांस्टेबल आता है और कहता है, बाहर वो बाप बेटी खड़े हैं। तो ये ऑफिसर उसे गुस्से में कहता है, अरे तुम भी पुलिस वाले हो ना, तो तुम्हें उससे पूछताछ कर लो। मतलब दोस्तों ये पुलिस वाले कब क्या बोल दे कुछ अंदाजा नहीं है। अब वो कांस्टेबल श्रवण और उसकी बेटी से कहता है, सर का दिमाग थोड़ा गर्म है और तुम लोग आइंदा ऐसे रात को मत घूमना, अब चलो जाओ यहाँ से। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं ये दोनों बैठकर इसी बारे में बात कर रहे थे कि ये गलत काम किसने किया होगा। भूमि कहती है, कैसे भी हमें उसे पकड़कर मार डालना ही होगा, तभी मेरा घाव सही होगा, डॉक्टर की दवाई से कुछ नहीं होने वाला। श्रवण कहता है कि वो डॉक्टर कह रही थी कि ये घटना गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन में हुई थी, तो तुम याद करने की कोशिश करो उन 2 दिनों में तुम्हारे
तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था, तुम किस किस से मिली थी, या तुमने कुछ अजीब सा नोटिस किया था। तो भूमि वो सब कुछ याद करने की कोशिश करती है और सीन फ्लैशबैक में जाता है। पहले दिन हम देखते हैं ये दोनों सो रहे होते हैं, अलार्म बजता है और श्रवण फ्रेश होकर पोस्टर लगाने के लिए निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो राजू दौड़ते हुए आता है। दो लोग उसका पीछा कर रहे थे। दरअसल राजू ने उनकी बाइक से बोतल में पेट्रोल चुराया था। वो उस बोतल को खिड़की से बाथरूम में फेंक देता है। अब ये लोग उसे डांटने लगते हैं, तुमने ही हमारी गाड़ी से पेट्रोल चुराया है। राजू कहता है कि ये तुम लोग क्या बोल रहे हो, देखो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। अब उसके कुछ घंटे बाद श्रवण रूम पर लौटता है। भूमि को उठाकर चाय देकर कहता है, इसे पीकर तुम स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाओ, तब तक मैं थोड़ा सा सो लेता हूँ। अब वॉशरूम बाहर होने की वजह से भूमि नहाने के लिए जाती है और तभी हम वहाँ पर उस राजू को देखते हैं जो कि भूमि को घूर रहा था। अब नहाने के बाद भूमि खुद ही खाना बनाकर टिफिन पैक करती है। फिर श्रवण उसे स्कूल में छोड़ने के लिए जाता है। तो स्कूल में कुछ लोग चक्रवर्ती सर का पोस्टर लगा रहे थे। इसे देख के श्रवण पूछता है, ये कौन है। भूमि बताती है कि ये चक्रवर्ती सर है, इन्होंने हमारे स्कूल को 50 लाख रुपए डोनेट किए हैं, इसलिए स्कूल ने उनके सम्मान में एक प्रोग्राम आयोजित किया है। उसमें मैं भरतनाट्यम का डांस भी करने वाली हूँ, आपको देखने के लिए जरूर आना होगा। और पापा आपको पता है इतना ज्यादा डोनेशन देने की वजह से अब हमारे स्कूल का नाम भी बदलकर चक्रवर्ती हाई सेकेंडरी स्कूल रख दिया जाएगा। अब इतने में वहाँ पर स्कूल का प्यून आता है और कहता है कि सर आप यहाँ पर क्या बात कर रहे हो, बच्चे को स्कूल जाने दीजिए। खैर अब दोपहर के बाद हम देखते हैं भूमि की टीचर उससे डांस की प्रैक्टिस करवा रही थी। तभी वहाँ पर श्रवण उसे लेने के लिए आता है। वो अपनी बेटी को डांस करता हुआ देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो उसे घर ले जाता है। रूम पर ड्रॉप करके वो उसे कहता है, थोड़ा काम बचा है, मैं उसे निपटा कर आता हूँ। उसके बाद भूमि घर में पानी पी रही होती है। तभी वो लड़का राजू घर में घुस जाता है। सुबह के वक्त जब उसने पेट्रोल भरी बोतल खिड़की के अंदर से यहाँ फेंकी थी तो वो उसे लेने के लिए आया था। वो उस बोतल को उठाता है और वहाँ से जाते वक्त भूमि को देखकर उसे चॉकलेट देता है। अब भूमि उसे एकदम से घर के अंदर घुसा हुआ देखकर बहुत ही घबरा जाती है। वो चॉकलेट लेने से मना कर देती है, लेकिन राजू तो उसे खाने के लिए फोर्स करता है, इसलिए वो थोड़ा सा चॉकलेट खा लेती है। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं। श्रवण भूमि से पूछता है, चॉकलेट खाने के बाद क्या हुआ था। भूमि बताती है कि उसके बाद तो मैं सो गई थी और बाद में आपने आकर मुझे जगाया था। अब गुस्से में श्रवण पास वाले राजू के घर के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पर तो वो था ही नहीं। एक आंटी उसे बताती है वो तो आवारा घूमते फिरते रहता है, गली के कॉर्नर वाले सैलून में जाओ, शायद वो वहाँ पर होगा। श्रवण वहाँ पर जाता है तो सैलून वाला उसे कहता है, अरे वो तो पिछले कुछ दिनों से कहीं गायब है और वो एक नंबर का फ्रॉड है, फ्रॉड। अब ये दोनों फिर से घर पर आ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या गलत काम उस राजू ने किया हो सकता है। अब अगला दिन शुक्रवार का होता है। इस दिन स्कूल में प्रोग्राम था, यानी कि शुक्रवार के दिन क्या हुआ था ये भूमि हमें बताने लगती है। यहाँ भूमि डांस करने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो अपने पिता का इंतजार कर रही है। यहाँ दूसरी तरफ श्रवण अपने बेटे का डांस देखने के लिए मोटरसाइकिल से स्कूल की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसकी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाता है। ये देखकर तो वो हैरान हो जाता है कि पेट्रोल इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। अब किसी से पूछने पर पता चलता है वहाँ से 3 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप है और बैटरी खत्म होने की वजह से उसका फोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। यहाँ स्कूल में भूमि टीचर का फोन लेकर अपने पिता को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। तो यहाँ उसकी टीचर उसे समझाती है, बेटा तुम परेशान मत हो, तुम बस अपने परफॉर्मेंस पर फोकस करो, तुम्हारे पिता टाइम पर आ जाएंगे। अब थोड़ी देर में स्कूल का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। चक्रवर्ती जिसने कॉलेज को 50 लाख रुपए का डोनेशन दिया था वो पहले स्टेज पर आकर भाषण देता है। वो कहता है कि शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जो देश के भविष्य का निर्माण करता है और इसलिए मैं स्कूल में डोनेशन देता हूँ। आप लोग खूब पढ़ो और बहुत बड़े आदमी बनो। अब उसकी बातों पर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। फिर भूमि का डांस परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है। वो बहुत ही अच्छी तरीके से भरतनाट्यम पेश करती है। फिर उसके लिए भी सभी लोग तालियां बजाते हैं। अब सभी टीचर्स चक्रवर्ती को थैंक यू कहते हैं इतना बड़ा डोनेशन देने के लिए और यहाँ पर ये प्रोग्राम एंड हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं भूमि अभी भी अपने पिता का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर प्यून उसे कहता है ये कॉस्ट्यूम खराब हो जाएगा या फिर कहीं से फट जाएगा, तुम तुरंत ही चेंज करके इस कॉस्ट्यूम को सबमिट कर दो। भूमि कहती है कि मुझे इसे अपने पापा को दिखाना है, थोड़ी देर रुक जाइए, लेकिन वो प्यून उसे डांटने लगता है, इसलिए वो चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगती है और ये प्यून भी उसका पीछा कर रहा था। अब यहाँ हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। श्रवण को एहसास होता है कि वो लड़का राजू अपने घर पर आ गया है। वो तुरंत ही वहाँ पर जाकर उसे मारने पीटने लगता है। तो अब यहाँ पर राजू हाथ पैर जोड़कर उसे माफी मांगता है, कहता है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन मैंने ही आपके मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाला था और इसी वजह से आप अपने बेटी के डांस देखने के लिए स्कूल में नहीं जा पाए, मुझे माफ कर दो सर। शाम को जब आपकी बेटी आपसे नाराज थी कि आप उसका डांस नहीं देखने आए और आप उससे सॉरी कह रहे थे, तब मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी और पेट्रोल निकालने के 4-5 दिन बाद मैं यहाँ पर नहीं था, अब आया हूँ। यानी कि दोस्त राजू ने भूमि के साथ कुछ गलत काम नहीं किया था, तो फिर वो कौन हो सकता है। अब हम फिर से पास्ट में जाते हैं। एक टीचर प्यून को आवाज लगाती है और कहती है कि तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहे हैं, तो वो प्यून वहाँ से चला जाता है। यहाँ भूमि देखती है कि चेंजिंग रूम पर तो ताला लगा है। वो वापस से वहाँ से जाने लगती है, तभी ड्राइवर उसे देखता है और पूछता है, तो वो बताती है चेंजिंग रूम बंद है। अब ड्राइवर उसे कहता है अगर तुम्हें जल्दी है तो तुम इस बहुत बड़ी गाड़ी के अंदर चेंज कर सकती हो, कोई बात नहीं, यहाँ पर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो भूमि कार के अंदर चली जाती है। अब आधा घंटा बीत जाता है और इसके बाद वो प्यून वहाँ पर वापस आता है। तभी किसी से टकराने की वजह से उसकी घड़ी गिरकर
टूट जाती है और वो भूमि को कार से उतरकर घर की तरफ जाते हुए देखता है। प्यून सोचता है कि ये कार के अंदर क्या कर रही थी। अब हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। श्रवण भूमि से पूछता है कि उस कार के अंदर तुम क्यों गई थी। भूमि कहती है कि पापा वो तो चक्रवर्ती सर की कार थी और वो तो आपके उम्र के है, वो तो अच्छे है, उन्होंने स्कूल को इतना बड़ा डोनेशन दिया है। जिस पर श्रवण कहता है कि पिता की उम्र का हर इंसान बेटी की तरह नहीं दिखता और समाज में रहने वाले ये सब अमीर लोग जो मदद करते हैं वो सभी अच्छे ही हो इसकी कोई गारंटी नहीं है बेटा। कुछ बुरे भी लोग होते हैं और अच्छा होने का दिखावा करते हैं। फिर श्रवण उसे पूछता है तुम अच्छे से याद करके बताओ कार के अंदर क्या हुआ था और वहाँ से बाहर आने के बाद तुम्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। भूमि कहती है कि कार के अंदर जाने के बाद मेरा सर थोड़ा सा चकरा गया था। फिर थोड़ी देर बाद मैं कपड़े चेंज करके बाहर आ गई, लेकिन बाहर आने के बाद मेरी बॉडी में पेन हो रहा था। पापा क्या वो चक्रवर्ती ऐसा कर सकता है। श्रवण कहता है कि हो सकता है बेटा, लेकिन पहले हमें इस बात को कंफर्म करना होगा। तो अब ये लोग तुरंत ही वहाँ से स्कूल जाते हैं, प्यून से मिलते हैं और उस चक्रवर्ती के बारे में पूछताछ करते हैं कि मेरी बेटी उस कार में कपड़े चेंज करने के लिए गई थी तो बाहर निकलते वक्त आपने उसे देखा था, तो क्या आप बता सकते हैं उस वक्त क्या टाइम हुआ था। प्यून कहता है मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन जब मैंने भूमि को देखा था तब एक आदमी से टकराने की वजह से मेरी घड़ी टूट गई थी। अब वो एक कमरे के अंदर जाता है, कपड़े से अपनी घड़ी लेकर आता है और वो घड़ी 5:45 पर बंद पड़ गई थी गिरगिट टूटने की वजह से, यानी कि 6 बजे के आसपास भूमि यहाँ से चली गई थी। अब ये दोनों तुरंत ही वहाँ से सुधा डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। श्रवण डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर मेरी बेटी के साथ जो गलत घटना हुई थी वो कितने टाइम पर हुई थी, क्या आप बता सकती है। डॉक्टर सुधा कहती है ठीक है, लेकिन इसके लिए 1-2 घंटे लगेंगे। तो डॉक्टर कुछ टेस्ट करती है, रिपोर्ट देखने के बाद वो बताती है करीब करीब यह हादसा 4 से 6 बजे के आसपास हुआ है, 2 घंटे में। और दोस्तों यहाँ पर शॉकिंगली क्लियर हो जाता है कि भूमि के साथ चक्रवर्ती ने ही गलत काम किया था। अब ये दोनों वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में भूमि अपने पिता से कहती है पापा हम उस चक्रवर्ती को नहीं छोड़ेंगे, उसे जान से मार देंगे। फिर ये लोग दोबारा से उस प्यून के पास जाते हैं और चक्रवर्ती का घर का एड्रेस पूछते हैं। अब प्यून उनसे सवाल जवाब करने लगता है कि तुम्हें उसका एड्रेस क्यों चाहिए, अगर कोई मदद चाहिए तो अमीर लोगों से इतनी उम्मीद मत करना। श्रवण कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमें बस ऐसे ही जानकारी लिए पता करना था। तो प्यून उसे चक्रवर्ती का एड्रेस बता देता है और वो ये भी कहता है कि चक्रवर्ती का जो ड्राइवर है शायद तुम उससे बातचीत कर लो, तुम्हें चक्रवर्ती के बारे में पूरी जानकारी हासिल हो जाएगी। अब फिर क्या था, हम देखते हैं कि श्रवण और भूमि चक्रवर्ती के घर के आसपास निगरानी रखने लगते हैं। अगले दिन हम देखते हैं चक्रवर्ती अपनी मीटिंग के लिए कहीं पर जा रहा होता है, तभी उसे किसी का कॉल आता है और बात करते वक्त वो सामने वाले बंदे को बहुत डांटने लगता है। कहता है कि किसी भी हालत में ये डील पक्की होनी ही चाहिए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यानी कि दोस्तों ये बहुत ही गुस्सैल इंसान है। अब रात को हम देखते हैं चक्रवर्ती का ड्राइवर ऑटो ढूंढ रहा होता है घर पर जाने के लिए। अब उसे एक ऑटो मिलती है और वो जाने लगता है। अब अचानक ही सुनसान वाली जगह पर वो लोग रिक्शा रुकवाते हैं। भूमि तुरंत ही उस ड्राइवर के गले पर एक नुकीली चीज रखती है और श्रवण उस ड्राइवर से चक्रवर्ती के बारे में पूछता है, वो क्या करता है, उसका धंधा क्या है, यहाँ शहर में उसके कितने बंगले हैं, वो कहाँ कहाँ जाता है, हमें इसके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दो वरना मुझे पता है तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक बीबी है, उन्हें हम किडनैप कर लेंगे। अब वो ड्राइवर थोड़ा डर जाता है और बताने लगता है, कहता है कि मैं उस चक्रवर्ती के साथ पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, वो एक घटिया आदमी है और गलत काम करता है, इतना तो मुझे पता है, लेकिन उससे पैसों से मैं अपना घर भी पाल रहा हूँ, मैं यह नौकरी नहीं छोड़ सकता। तमिलनाडु में उसकी चप्पल की बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां है, भारत के अलग अलग राज्यों में उसके फैक्ट्री के ही जूते सप्लाई होते हैं, उसी से वो करोड़ रुपए कमाता है और उसके आड़ में 2 नंबर का भी धंधा करता है। फिर वो पैसों को स्कूल में लाखों रुपए के डोनेशन करता है और कुछ लड़कियों का फायदा भी उठाता है। मुझे पता होने के बाद भी मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक और पावरफुल है, उसके कई कॉन्टेक्ट है, अगर मैं उसके खिलाफ गया तो वो मुझे और मेरी फैमिली को एक झटके में मार डालेगा। बस मुझे उसके बारे में इतना ही पता है। और तुम लोग कौन हो। श्रवण कहता है तुम्हें इससे कोई भी लेना देना नहीं है, क्या तुम चक्रवर्ती के बारे में और भी कुछ सीक्रेट बता सकते हो। तभी यहाँ पर ड्राइवर श्रवण का मास्क हटाता है, भूमि ने जो गेटअप पहना था उसका मुकुट हटाता है। तब उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है जो कपड़े चेंज करने के लिए कार के अंदर गई थी, लेकिन उस वक्त ड्राइवर वहाँ से कहीं काम से बाहर गया था और उसे पता नहीं था कि कार के अंदर क्या हुआ। अब वो भूमि की मदद करने के लिए अब ड्राइवर भी समझ जाता है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। फिर ड्राइवर उन्हें बताता है कि चक्रवर्ती का एक फार्म हाउस है और वो हर शनिवार को वहाँ पर रिलैक्स करने के लिए जाता है। वहाँ पर कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, लेकिन सावधान, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। मेरी मानो, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो ये सब कुछ भूलकर आगे बढ़ो वरना उसके हाथों से मारे जाओगे। मेरा काम बताना था, अब आगे तुम्हारी मर्जी। लेकिन फिर भी दोस्तों श्रवण उस फार्म हाउस का एड्रेस लेकर वहाँ पर पहुँचता है और ये दोनों उस फार्म हाउस को चारों तरफ से देखते हैं। अब ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी श्रवण कहता है, अगर मैंने चक्रवर्ती को मार भी दिया तो शायद मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे जेल हो जाएगी। मुझे जेल से डर नहीं लग रहा, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि मेरे जाने के बाद तुम अकेले कैसे रहोगी। तब भूमि कहती है कि पापा हम चक्रवर्ती को मारने का
का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे देते हैं। हमारा गुंडा चक्रवर्ती को मार देगा और पैसे का बैग लेकर यहाँ से चला जाएगा। हम हमारे हाथ गंदे किए बिना चक्रवर्ती को मार देंगे। लेकिन तभी श्रवण कहता है कि उस गुंडे को हायर करने के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे, शायद लाखों रुपए। भूमि कहती है माँ के 4-5 लाख रुपए के गहने तो होंगे, हम उसे बेचकर गुंडे को हायर करेंगे, कुछ भी हो जाए लेकिन वो चक्रवर्ती नहीं बचना चाहिए। लेकिन फिर श्रवण को चिंता होने लगती है, अगर सारे गहने अभी बेच दिए तो उसकी बेटी का फ्यूचर का क्या होगा, और अगर कोई मुसीबत आ गई या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो ये लोग पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे। इसलिए श्रवण थोड़ा सा सोचने लगता है। फिर अगली रात हम देखते हैं श्रवण जानबूझकर चक्रवर्ती के फार्म हाउस के पास पोस्टर लगाने के लिए जाता है। अब तभी वहाँ पर 2 गुंडे शराब पीते हुए जा रहे थे और नशे में बोतल दीवार की तरफ फेंक देते हैं। तभी श्रवण अपनी बेटी को बचा लेता है क्योंकि वो बोतल उसके सर पर लगने वाली थी। ये देखकर वो उन गुंडों को डांटता है, पागल हो गए हो क्या, देखकर नहीं फेंक सकते, मेरी बेटी को लग जाती। अब ये गुंडे तो नशे में होते हैं, उन्हें गुस्सा आता है और वो श्रवण पर हमला करने लगते हैं। लेकिन श्रवण भी यहाँ पर हिम्मत दिखाते हुए उन गुंडों को बहुत बुरी तरीके से मारता पीटता है। अब अपने पिता को इस तरह से फाइटिंग करते हुए देखकर भूमि के दिमाग में ख्याल आता है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को ये लोग हायर करने वाले थे वो प्लान कैंसिल करके वो सोचती है अब मेरे पापा ही उस चक्रवर्ती को मारेंगे। अब अगले दिन हम देखते हैं ये दोनों उस चक्रवर्ती को कैसे मारेंगे इसकी प्लानिंग कर रहे होते हैं। और दोस्तों ये वही सीन होता है जिससे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था कि ये लोग किसी को तो मारने की सोच रहे थे। अब इन्होंने चक्रवर्ती के फार्म हाउस की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी और उन्हें पता चल गया था कि उस फार्म हाउस के बाहर सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा है और अंदर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। चक्रवर्ती वहाँ पर अकेले रहता है। फिर हम देखते हैं रात को ये दोनों पिछले दरवाजे से किसी तरह से चक्रवर्ती के फार्म हाउस में घुस जाते हैं। अब इतना बड़ा फार्म हाउस होता है और अकेला चक्रवर्ती यहाँ पर रहता है। फिर ये दोनों किसी विंडो से बंगले के अंदर घुसते हैं, तुरंत ही अंदर जाकर एक जगह पर छुप जाते हैं। इतने में वो चक्रवर्ती बेडरूम से नीचे आकर पानी पीने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। अब वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी अचानक पीछे से श्रवण उसके ऊपर हमला कर देता है, चाकू से उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों ये चक्रवर्ती तो बहुत ही हट्टा कट्टा और ताकतवर आदमी होता है। श्रवण और चक्रवर्ती में बहुत ही खतरनाक फाइटिंग शुरू हो जाती है। पहले तो वो चक्रवर्ती श्रवण को बहुत मारता है, श्रवण बहुत ही जख्मी हो गया था। लेकिन फिर अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए वो हिम्मत से फिर से उठ खड़ा होता है। किसी तरह से चक्रवर्ती को नीचे गिराकर उसकी पीठ पर बैठ जाता है और उसके दोनों हाथ रस्सी से बांध देता है। रस्सी और प्लास्टिक की बैग ये दोनों ही लेकर आए थे और उस प्लास्टिक बैग से ये उसका मुंह ढक देते हैं, जिससे कि सांस फूलने की वजह से तड़प तड़प कर चक्रवर्ती की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर श्रवण तुरंत ही वहाँ पर सारा सामान पहले जैसे जगह पर रख देता है, सारे सबूत मिटा देता है ताकि यहाँ पर ऐसा लगे कि चक्रवर्ती की नेचुरल डेथ हुई है। फिर फिंगरप्रिंट वगैरह के सारे निशान मिटा देता है और ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इस तरह से दोस्तों भूमि को इंसाफ मिल जाता है। दरअसल दोस्तों उस दिन भूमि कार के अंदर जाने के बाद उस कार के अंदर क्लोरोफॉर्म की स्मेल आ रही थी, जिस वजह से भूमि को चक्कर आने लगा और वो बेहोश हो गई। और चक्रवर्ती ने ये सब कुछ प्लानिंग की थी, तभी उसने भूमि के साथ गलत काम किया। बेहोश हालत में होने की वजह से भूमि को इसका कुछ भी पता नहीं चला कि उसके साथ किसी ने गलत किया है और होश आने के बाद वो कपड़े चेंज करके चली गई। और जब